हेलो बेटा। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए, इससे पहले हम लोग बात कर रहे थे भूख की, फिर हमने बात की प्यास की, और आज हम लोग सोने चलते हैं, यानी बात करते हैं हम लोग नींद की। निद्रा और जागृति, ये दो अवस्थाएं हैं व्यक्ति के अंदर। तो जैसे ये आपकी भूख है, भूख और तृप्ति की जो दशाएं हैं, उसी तरीके से आपके अंदर, प्राणियों के अंदर निद्रा और जागृति की जो अवस्थाएं होती हैं वो एक साइकिल में चलती हैं, चक्रीय रूप में चलती हैं। ये जो एक सामान्य व्यक्ति होता है उसमें ये दोनों अवस्थाएं आपकी निद्रा और जागृति की 24 घंटे में एक एक बार जरूर आती हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जागृत रहने के बाद सो जाते हैं और कुछ घंटे सोने के बाद फिर जाग जाते हैं। वास्तव में ये जो आपकी सुप्तावस्था है और जागृतावस्था है, ये दो ही आपकी अवस्थाएं नहीं होती, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि ये आपकी उद्दोलन की दो बीमा के बिंदु हैं। उद्दोलन की बीमा के दो बिंदु हैं। किसी में उद्दोलन की मात्रा अधिक होगी तो कभी कम होगी। तो यहाँ ये उद्दोलन की जो अधिकतम मात्रा होती है वो सामवेगिक अवस्थाओं को इंडिकेट करती है आपकी, और जो उद्दोलन की आपकी निम्नतम मात्रा होती है, जहाँ कम मात्रा में आपकी उद्दोलन है, वो आपकी गहन निद्रा की स्थिति को इंडिकेट करेगी। बेहोशी की स्थिति में वो जो उद्दोलन की मात्रा होती है वो निद्रा अवस्था से भी कम होती है, यानी उद्दोलन की वह मात्रा होती है बेहोशी की अवस्था में कि व्यक्ति को जगाया नहीं जा सकता। इसीलिए अगर हम बात करें निद्रा में, तो निद्रा में तो हम अगर ऐसे उद्दीपक होते हैं जिन्हें देने के बाद व्यक्ति को हम जागृत कर सकते हैं, जगा सकते हैं, लेकिन बेहोशी की अवस्था से हम उसको जगा नहीं सकते। तो निद्रा और जागृति की ये जो दैहिक स्वरूप है, इस पर कहें तो साइकोलॉजिस्ट ने बहुत सारे स्टडी किए, बहुत सारे रिसर्च भी किए गए हैं। यहाँ इस जो निद्रा की जो अवस्था है, इसमें से अगर हम मूल रूप से देखें क्या क्या रिसर्च हो सकते थे या हुआ है या आगे होना चाहिए, तो इसमें कुछ मूल आपकी समस्याएं होती हैं। कैसी समस्याएं? जैसे कि जागृतावस्था और सुप्तावस्था के लक्षण क्या हैं, हम कैसे पहचानेंगे कोई सो गया है कोई जाग रहा है? यानी ये ज्ञात करेंगे तब तो कोई तो संकेत होगा, इसकी विश्वसनीयता का कोई संकेत होगा जिससे हमको ये पता चल सके कि व्यक्ति जाग रहा है कि सो रहा है। ये आपके ब्रेन फंक्शन से, मैं यहाँ पे हमेशा फिजियोलॉजी से ही रिलेटेड बात करूँगी, यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपका पेपर ही है फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। तो यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं सुप्ता और जागृतावस्था के सिम्टम्स की। ये सिम्टम्स आपके ब्रेन में कैसे पता चलेंगे? ऐसे नहीं कोई सो गया है हिलाकर देखा कि वो सो गया है कि नहीं सोया है, सो गया ठीक है, तो यहाँ वो चीज़ें हमको नहीं करनी है, हमको फिजियोलॉजी उसकी देखनी है। हमको ये देखना है कि उसके ब्रेन में ऐसे क्या फंक्शन है, उससे रिलेटेड कौन सा एरिया है जो इसके लिए मूल रूप से उत्तरदायी हो, जिसमें ब्रेन में कोई वेव्स हैं, जिस वेव्स की चेंज होने पर हम ये पता लगा लेते हैं कि पर्सन सो गया है या जाग रहा है। ठीक है, तो हमको उसको फिजियोलॉजी को देखना है। तो यहाँ फिजियोलॉजिकल हम मेजर करेंगे कि कैसे पता चल रहा है, क्या क्या सिम्टम दिखेंगे कि हमको ये पता चल जाएगा कि पर्सन सो रहा है या जाग रहा है। दूसरी बात, जो नींद है ये कितने प्रकार की होती है? हम जितने देर सोते हैं क्या एक ही प्रकार की नींद में होते हैं? नींद के प्रकार भी होंगे। जो निद्राओं के लक्षण हैं, उनकी उत्पत्ति है, उनका स्रोत है, उनका दैहिक या व्यवहारिक अध्ययन है, वो कैसे संभव है और कैसे होता है, ये हमको जानना है। निद्रा की क्या उपयोगिता है? कोई तो यूज होगा, उसका कैरेक्टरिस्टिक होगी उसकी। क्यों सोते हैं हम लोग? सोने से हम लोग को क्या क्या लाभ मिलते हैं? उसका कोई बेनिफिट है तब तो हम सो रहे हैं। और जो सामान्य किसी निद्रा विशेष के जो प्राणी हैं जिनको निद्रा से वंचित कर दिया जाए, तो क्या उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन आएगा? ये जानना हमारे लिए आवश्यक है। नींद हमको क्यों आती है? आपके ये सारे सवाल होंगे, दिमाग में ज़रूर चलते होंगे, और इसी पर रिसर्चेस भी हो रहे हैं। क्यों आ रही है नींद हमको?
क्या सिम्टम्स हैं, कैसे पता चल रहा है कि हम सो गए हैं, उसकी फिजियोलॉजी क्या है, नींद आने का क्या कारण है। निद्रा हमारे सामान्य जीवन में उद्दीपनों की अनुपस्थिति या कम हो जाने से आती है, ऐसा हो सकता है। निद्रा का अगर हम न्यूरल फंक्शन देखें तो वो क्या है, ऐसे कौन से डिटरमिनेंट्स हैं आपके जो न्यूरल हैं जिसका इफेक्ट, यानी कहने का अर्थ है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की कौन कौन से ऐसे स्पेसिफिक पार्ट हैं, या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के कोई स्पेसिफिक ऐसे पार्ट हैं, किसने भाग लिया, मस्तिष्क के किस भाग ने, किस एरिया ने भाग लिया है हमारी निद्रा के लिए या हमारी जागृति के लिए, इन सब पे रिसर्चेज हुए। ठीक, तो यहाँ हम आपको बताएं कि पहले तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि निद्रा है क्या और नींद हम लोग को क्यों आती है, इसकी क्या विशेषता है। ठीक है, तो यहाँ जो रिसर्चेज हुए हैं वहाँ रिसर्च में है कि जो आपकी निद्रा और जागृति है उसमें एक संबंध है। हम सोते हैं तो जरूर जागेंगे और जाग रहे हैं तो जरूर सोएंगे। तो निद्रा का कुछ दैहिक आधार होगा, उसकी कुछ प्रकृति होगी, तो उसके बारे में हम लोगों को जानना है। निद्रा जो है, कहें तो अधिकांश जो व्यक्ति होते हैं, मैक्सिमम पर्सन जो है वो सामान्य रूप से रात में, वैसे तो 24 घंटे में एक बार जरूर सोएंगे, लेकिन सामान्य रूप से रात में लंबे समय के लिए, कहने का अर्थ है कि 6 से 7 घंटे के लिए लगभग सोते हैं। और अगर हम बच्चों की बात करें, ऐसे तो सामान्य व्यक्ति जो है वो आपकी रात में 6-7 घंटे की नींद लेते हैं। बच्चों की बात करें तो जो बच्चे होते हैं, शिशु होते हैं, वो जागने और सोने का अगर हमका ऑब्जर्वेशन करें तो बहुत जल्दी जल्दी सोते जागते हैं, यानी दिन में कई बार सोएंगे, कई बार जगेंगे। और वही सिचुएशन उनकी रात में भी होगी, रात में भी कई बार सोएंगे, कई बार जगेंगे। ये हमारे जो शिशु हैं, बच्चे हैं, उनकी बात कर रहे हैं हम। और अगर नवजात शिशु की बात करें, बिल्कुल नवजात शिशु है तो उनकी बात करें तो थोड़े थोड़े समय के लिए वो सिर्फ केवल दूध पीने के लिए, फीडिंग करने के लिए ही जागता है, बाकी टाइम वो सोया ही रहता है। लेकिन जैसे जैसे शिशु की आयु जो है वो बढ़ने लगती है, उसकी जो कई बार सोने की आदत जो है वो बदलने लगती है। और बड़ा बड़ा जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है, 24 घंटे में एक बार ही सोने की वो आदत विकसित कर लेता है अपने अंदर। क्लियर है? तो यहाँ तो ये इसकी बात हुई विशेषताओं की। लेकिन अगर निद्रा और जागृति की हम अवस्थाओं की बात करें तो एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ किसी प्रकार की कोई जो उद्दोलन की अवस्था है नहीं होती है। अगर हम जागृता अवस्था की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ उद्दोलन की कुछ मात्रा जब बढ़ती है तो ऊँघने की अवस्था होती है, यानी अब आराम की इच्छा हो रही है, नींद आ रही है। उससे थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं तो आराम की दशा होती है, यानी उद्दोलन स्तर थोड़ा सा और बढ़ा। इससे और आगे बढ़ते हैं, उद्दोलन का असर जब और बढ़ता है तो व्यक्ति जागरूकता की स्थिति में आता है। उद्दोलन की मात्रा और ज़्यादा बढ़ती है, व्यक्ति जो है अति जागरूक हो जाता है। और जब उद्दोलन की अधिकतम मात्रा हो जाती है, जागृता अवस्था में उद्दोलन की अधिकतम मात्रा होती है, तो यहाँ उत्साही मनोविकृति की स्थिति आती है। यहाँ विषादी नहीं कहेंगे हम, उत्साही मनोविकृति की स्थिति, यानी व्यक्ति चिल्लाना, बोलना, जोर जोर से चलना, ऐसी क्रियाएं करने शुरू कर देगा, उत्साही स्थिति आ जाती है। वहीं अगर हम जो उसका मिड पॉइंट है उससे हम और नीचे आते हैं, यानी उद्दोलन की निम्नतम अवस्था। तो पहली अवस्था बिल्कुल न्यूट्रल होगा पर्सन, उसके आगे जब हम जाते हैं हल्की नींद आ रही है, यानी अब धीरे धीरे हम सोने की स्थिति में जा रहे हैं। उद्दोलन की मात्रा और कम हुई, थोड़ी सी नींद हमारी गहरी हुई। उद्दोलन की मात्रा और कम हुई, गहरी नींद में चले गए। उद्दोलन की मात्रा उससे भी जब ज़्यादा कम हो रही है तो अति गहरी निद्रा, और जब उससे भी कम हो गई तो बेहोशी की स्थिति आ जाती है। ये दोनों आपका जो उद्दोलन स्तर है, इसी के ठीक बीच में व्यक्ति होता है जब वो जाग रहा होता है और अपनी क्रियाएं कर रहा होता है। यानी आप क्लास में बैठे हुए हैं, हम आपका क्लास ले रहे हैं, ये जो सिचुएशन है ये आपके उद्दोलन की
संतुलित अवस्था है। इसमें ना आप जाग रहे हो ना सो रहे हो, आप पूरी तरीके से एक्टिव हैं, क्लास में हैं। तो यहाँ आपकी जो उद्दोलन का स्तर है वो संतुलन की स्थिति में है। अगर हम कोरिलेट्स ऑफ स्लीप की बात करें तो यहाँ जागृता और सुप्तावस्था जो है उसमें जो प्राणी है उसमें अनेक भिन्नताएं भी होती हैं। जैसे सुप्तावस्था में व्यक्ति है तो अगर हम उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं, पर्सन अगर सो रहा है और हम उसका ऑब्जर्वेशन करें तो प्राणी जो है उसमें अगर व्यक्ति सोया हुआ है, प्राणी सोया हुआ है, तो उसकी जो पेशीय क्रियाएं हैं, मांसपेशियों से संबंधित जो क्रियाएं होती हैं वो काफ़ी कम हो जाती हैं। जो और अनेक उद्दीपक हैं उनके प्रति जो होने वाली जो आपकी रिफ्लेक्स एक्शन से रिलेटेड जो फंक्शन होते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन कहने का अर्थ है कि जो आपके स्पाइनल कोड से रिलेटेड जो आपके फंक्शन होते हैं तो वो आपकी जो है वो लगभग न के बराबर होते हैं। कहने का अर्थ है कि जो विभिन्न उद्दीपक हैं उनके प्रति जो होने वाली आपकी रिफ्लेक्स एक्शन की जितनी क्रियाएं होती हैं उनका देहली मूल्य जो है वो बढ़ जाता है। यानी उद्दीपक और ज़्यादा अगर उद्दोलित करेगा तभी हम किसी स्टिमुलस के प्रति, किसी उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया व्यक्त करेंगे, अन्यथा नहीं। ठीक है। साथ ही जो विभिन्न उद्दीपक होते हैं उनके प्रति अनुक्रियाशीलता जो होती है वो व्यक्ति की कम हो जाती है। कब कम होती है? जब हम सो रहे होते हैं। जब भी व्यक्ति है निद्रावस्था में या चेतना युक्त नहीं निद्रावस्था में होता है तो वो चेतना युक्त नहीं होता है, कॉन्शियस लेवल पे नहीं होता है। इसीलिए सुप्तावस्था में जो प्राप्त होने वाले आपके उद्दीपन हैं वो आपकी मेमोरी में नहीं रहते, आपकी स्मृति में वैसी चीज़ें नहीं होती। साथ ही जब हम सो रहे होते हैं तो कई ऐसे कारण होते हैं जिससे निश्चेतना से भी अलग हम समझना चाहिए, क्योंकि जो सुप्त व्यक्ति है, सो रहा है व्यक्ति, उसको तीव्र उद्दीपन देकर कभी भी जागृत किया जा सकता है। लेकिन जो व्यक्ति किसी ड्रग्स लेने की वजह से या किसी तरीके की चोट लगने की वजह से अगर वो बेहोशी की स्थिति में चला गया है तो वहाँ पर उसको जागृत करना थोड़ा कठिन होता है। ऐसे व्यक्तियों को जागृत करना थोड़ा कठिन होता है। लेकिन जो व्यक्ति निद्रा की अवस्था में है उसे निद्रा से आसानी से जगाया जा सकता है। निद्रा काल में जब हम सो रहे होते हैं तो उस समय जो ऐसी आपकी मांसपेशियां होती हैं जो आपको सहारा देती हैं, शरीर को सहारा देने वाली जितनी मांसपेशियां होती हैं वो तनाव रहित हो जाती हैं। उनका जो तनाव होता है काफ़ी कम हो जाता है, जिसके कारण जो प्राणी है उसका शरीर प्रायः शिथिल हो जाता है, शांत हो जाता है, पलकें बंद हो जाती हैं और जो आपकी निद्रा है उसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। कहने का अर्थ है कि निद्रा के संकेत आपको दिखाई देने लगते हैं। ये जो दोनों स्थितियां हैं, यानी पलकों का बंद होना, शरीर का शिथिल हो जाना, ये जो आपकी स्थितियां हैं वो मस्तिष्क को जाने वाली जो आपकी नर्व इम्पल्स होते हैं उनको कम कर देती हैं। कहने का अर्थ है कि जो न्यूरॉन में आपके फंक्शन हो रहे होते हैं, जो नर्व इम्पल्स होते हैं, जो आवेगों का संचरण हो रहा होता है वो कम हो जाता है। एक बार सो जाने पर, एक बार व्यक्ति अगर सो गया तो उसका जो प्राणी है, शरीर, उसकी जो सहारा देने वाली जो आपकी मांसपेशियां होती हैं वो कम हो जाती हैं। साथ ही जो व्यक्ति है अगर सो गया है तो उसकी शारीरिक जो गतियां होती हैं वो कम हो जाती हैं या व्यक्ति गतिहीन हो जाता है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि गति जो है पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है, क्योंकि कुछ कुछ समय के बाद, कुछ कुछ समय के बाद व्यक्ति करवटें बदलता रहता है। यानी गतियां पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो रही हैं, कम जरूर हो जाती हैं। वास्तव में ये जो निद्रा का समय होता है वो शांत अवस्था और सक्रिय अवस्था के चक्र इसमें चलते रहते हैं। बेचैनी की जब किसी व्यक्ति में नींद होती है, ऐसा व्यक्ति जो उसमें जो नींद है वो काफ़ी बेचैनी वाली है, तो बेचैनी की नींद जो व्यक्ति नींद लेते हैं उनका जो शरीर है लगभग हर 5 से 10 मिनट के टाइमिंग पे, 5 से 10 मिनट की जो समय अंतराल है उसमें वो गतिशील होता है। गतिशील होने का मतलब कि कभी इस करवट होगा, कभी उस करवट होगा, और नींद को कहें तो गहरी नींद उसको कमा रही है। तो ये आपकी बेचैनी की नींद को इंडिकेट करता है।
लेकिन जो सामान्य व्यक्ति है वो लगभग 20 से 25 मिनट तक सोने के बाद शरीर को थोड़ा इधर उधर घुमाएगा। लगभग 20 से 25 मिनट तक एक ही अवस्था में वो बना रहेगा और इसके बाद वो अपनी मूवमेंट उसमें आएंगी। जब भी व्यक्ति की नींद जो है वो चलती है तो उसमें जो आपकी स्वचालित अनुक्रियाएं होती हैं, जो आपकी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो फंक्शन होते हैं, वो काफ़ी कहें तो उसमें परिवर्तन आने लगते हैं। कहने का अर्थ है कि जब हम सो रहे होते हैं तो उस समय हमारी हार्ट बीट जो है वो कम हो जाती है और जो बात करें हमारी ब्लड प्रेशर की तो वो भी कम हो जाता है। हमारे श्वसन की जो गति होती है वो मंद हो जाती है। हम गहरी और सांस लेना शुरू कर देते हैं। जो हमारे शरीर का तापक्रम है वो कम हो जाता है। आमाशय व आंतों के जो कार्य हैं उनका थोड़ा सा कार्य जो है थोड़ा तेज हो जाता है, या फिर जो सामान्य गति से ही जो चल रहे हैं कम नहीं होगा तो सामान्य गति से ही चलते रहते हैं, लेकिन इनके जो कार्य हैं वो आमाशय और आंतों के थोड़े से बढ़ जाते हैं। साथ ही ये सभी स्वचालित परिवर्तन जो निद्रा के समय उत्पन्न होते हैं ये बहुत सी शारीरिक निष्क्रियता के भी परिणाम होते हैं। यानी यह प्राणी की दीर्घकाल तक विभिन्न जो आपकी विश्राम को में ये परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि जब भी व्यक्ति सोता है तो उसमें शारीरिक परिवर्तन काफ़ी मात्रा में दिखाई देने लगते हैं। निद्रा और जागृति की क्रिया में दैहिक क्रियाएं काफ़ी जटिल होती हैं। व्यक्ति जो है वो थकान को दूर करने के लिए सोता है। अतः व्यक्ति सोने से जो खर्च हुई शक्ति होती है उसकी क्षतिपूर्ति होती है, हम कह सकते हैं इसको। सोने से व्यक्ति दो प्रकार के कार्य वास्तव में संपन्न कर पाते हैं। पहला है आपका कि दैहिक पुनर्स्थापन और दूसरा है मनोवैज्ञानिक पुनर्स्थापन। यानी दैहिक पुनर्स्थापन से जो दैहिक ऊर्जा होती है व्यक्ति की वो उसको मिलती है, और मनोवैज्ञानिक पुनर्स्थापन से जो मानसिक ऊर्जा है, मनोवैज्ञानिक ऊर्जा है, उसकी प्राप्ति होती है। तो दैहिक ऊर्जा की पुनर्स्थापन नींद की तीसरी अवस्था में और चौथी अवस्था में होती है, जबकि जो आपकी मनोवैज्ञानिक ऊर्जा है उसका पुनर्स्थापन अति तीव्र नेत्र गति युक्त निद्रा में ही पूरी हो पाती है। नींद जो है ये आपका एक तरह से बायोलॉजिकल मोटिव है, और नींद एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं वो काफ़ी अधिक होते हैं। साथ ही जो मौलिक शारीरिक कार्य हैं वो बंद हो जाते हैं, जिससे व्यक्ति की जो कॉन्शस में व्यक्ति जो कॉन्शस है उसमें परिवर्तन आ जाता है, कह सकते हैं हम। नींद में हम अगर रिसर्चर्स की बात करें तो नींद में शोधकर्ताओं द्वारा मूल रूप से 3 तरह का जो परिवर्तन है उसको दिखाया गया है। अब ये परिवर्तन क्या क्या है ये इसको आप जान लीजिए। जब भी हम नींद की अवस्था में होते हैं तो 3 तरह के परिवर्तनों का साइकोलॉजिस्ट ने स्टडी किया है। पहला परिवर्तन है आपकी मस्तिष्क की विद्युतीय क्रियाएं जो हैं आपकी इलेक्ट्रिकल जो एक्टिविटीज़ है उसका स्टडी किया गया, जिसको इलेक्ट्रोसिफेनलोग्राम जो है यानी EEG इलेक्ट्रोसिफेनलोग्राम इसके द्वारा मेजरमेंट किया जा सकता है। जब भी हम मस्तिष्क की विद्युतीय क्रियाओं की बात करें, जब हम सो रहे होते हैं तो हमारे मस्तिष्क में जो क्रियाएं हो रही होती हैं, वैद्युतिक क्रियाएं होती हैं, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं, उनका जो स्टडी है वो इलेक्ट्रोसेफेलोग्राम द्वारा किया जाता है, यानी EEG द्वारा किया जाता है। क्लियर है। दूसरा जो चेंजेस हो रहे हैं वो विभिन्न मांसपेशियों की वैद्युतिक क्रियाओं में परिवर्तन से संबंधित होते हैं। जो हमारी मांसपेशियां हैं उनमें जो वैद्युतीय क्रियाएं होती हैं इनमें परिवर्तन आ जाते हैं। तो मांसपेशियों की जो वैद्युतीय क्रियाओं में परिवर्तन आते हैं इसका जो स्टडी है या मेजरमेंट है वो इलेक्ट्रोसेफेलोग्राम। इससे पहले मैंने आपके इलेक्ट्रोसेफेलोग्राम की बात की थी, EEG की। अब हम इलेक्ट्रोमायोग्राम की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमायोग्राम EMG। यानी जो हमारी मांसपेशियों की वैद्युतीय क्रियाओं में परिवर्तन हो रहा है उसका मेजरमेंट जो है इलेक्ट्रोमायोग्राम के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, ये दूसरा परिवर्तन है जो हमारे नींद में पता चला है शोधकर्ताओं के द्वारा। तीसरा परिवर्तन जो है वो आँख की जो वैद्युतीय अंतःशक्तियाँ हैं उसमें चेंजेस आते हैं। आँख की
विद्युतीय अंतःशक्तियाँ, यानी कहने का अर्थ है कि जो आपकी इलेक्ट्रिकल जो पॉइंट होते हैं, अंतःशक्तियाँ जो होती हैं आँख के अंदर की, जो पोटेंशियल है उसमें आपके चेंजेस आ जाते हैं, जिसका मेजरमेंट आपके इलेक्ट्रा ऑक्यूलोग्राम से किया जाता है। अल्ट्रा ऑक्यूलोग्राम EOG उसके द्वारा किया जाता है। यहाँ ध्यान आपको ये देना होगा कि नींद के समय हमारे जो शरीर है उसमें मूल तरह से 3 तरह के परिवर्तन होते हैं। पहला परिवर्तन आपका होता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन, जिसको आपको इलेक्ट्रोसेफेलोग्राम के द्वारा मेजर किया जाता है। कहने का मतलब है EEG के द्वारा मेजर किया जाता है। दूसरा है आपका इलेक्ट्रोमायोग्राम, जिसके द्वारा मांसपेशियों की जो आपकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें जो चेंजेस हो रहे हैं उसका मेजरमेंट किया जाता है। तीसरा है आपका आँख की जो विद्युतीय अंतःशक्तियाँ होती हैं उनमें जो चेंजेस आते हैं उनका मेजरमेंट इलेक्ट्रा किलोग्राम से किया जाता है, EOG के द्वारा किया जाता है। क्लियर है यहाँ पे? इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो हम नींद में हुई जो प्रक्रियाएं हैं, नींद में जो क्रियाएं हो रही हैं, प्रक्रियाएं जो हो रही हैं, उनकी रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं। उनकी रिकॉर्डिंग को कहा गया है पोलिसोग्राम। तो यहाँ पोलिसोग्राम है, उससे नींद में जो प्रक्रियाएं होती हैं उनकी रिकॉर्डिंग की जाती है। इससे जो आपकी नींद का जो विश्लेषण है वो किया जा सकता है। कहने का अर्थ है कि पोलिसोग्राम के द्वारा हम ये जान पाते हैं कि नींद हमारी कितने प्रकार की है। तो यहाँ हमारी नींद जो है 2 प्रकार की होती है, रैपिड आई मोमेंट या REM स्लीप। इसका आपका फुल फॉर्म है रैपिड आई मोमेंट स्लीप या REM स्लीप। ठीक, दूसरी नींद का प्रकार है आपकी नॉन रैपिड आई मोमेंट स्लीप या NREM स्लीप। इसका मेजरमेंट किसके द्वारा किया जा रहा है? पोलिसोग्राम के द्वारा। पोलिसोग्राम के द्वारा ये पता लगाया गया है, उसकी एनालिसिस करके, नींद की एनालिसिस करके कि हमारी नींद कितने प्रकार की होती है। ठीक है, हम अगर नॉन रैपिड आई मोमेंट स्लीप की अगर बात करें तो आपकी ये जो नॉन रैपिड आई मोमेंट स्लीप है ये वैसी नींद होती है जिसमें व्यक्ति की जो आई बॉल है उसमें कोई तीव्र गति नहीं होती। नॉन रैपिड आई मोमेंट स्लीप में जो पर्सन है उसके आई बॉल में किसी प्रकार की कोई मूवमेंट नहीं होती, इसीलिए इस नींद को कहा गया है क्वाइट स्लीप। कहने का अर्थ है शांत नींद या स्लो वेव स्लीप, मंद तरंग निद्रा, इसको हिंदी में बोलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में अभी आपकी कन्वर्ट करता है। अगर हम बात करें कंपटीशन की तो उसमें भी आपकी इनको मूव क्वेश्चन को कर देगा, घुमा देगा और उस वजह से पूछता है वो। तो यहाँ क्वाइट स्लीप की अगर बात की जाए, चाहे स्लो वेव स्लीप की बात की जाए, ये दोनों आपकी कौन सी नींद है? नॉन रैपिड आई मोमेंट स्लीप को ही कहा गया है। ठीक है, ऐसा क्यों कहा गया अब इसको अब जाना ज़रूरी है कि आखिर नॉन रैपिड आई मोमेंट में तो ये मान लिए हमने कि इसमें आई बॉल जो है वो मूव नहीं करेगी, इसलिए इसको नॉन रैपिड आई मोमेंट स्लीप कहा गया। लेकिन क्वाइट स्लीप, स्लो वेव स्लीप, ऐसा इसको क्यों कहा गया? तो इसको ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें जो व्यक्ति की हार्ट बीट होती है, जो व्यक्ति की श्वसन की गति होती है, वो काफ़ी धीरे धीरे चलने लगती है, स्लो चलने लगती है, हार्ट बीट काफ़ी कम हो जाती है, शारीरिक गति, ब्लड प्रेशर सब कम हो जाता है। कहने का अर्थ है कि इसमें मतलब नॉन रैपिड आई मोमेंट स्लीप में व्यक्ति गहरी नींद में सोता है। ये जो आपकी नींद है इसमें व्यक्ति गहरी नींद में सोता है। और नॉन रैपिड आई मोमेंट स्लीप के 4 स्टेजेस हैं। ये 4 स्टेज में कंप्लीट होता है। कौन कंप्लीट हो रहा है आपका? नॉन रैपिड आई मोमेंट स्लीप। क्लियर है? यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे जो ये स्लीप का आपका क्लास है इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके कंपटीशन से रिलेटेड पूछे जाते हैं। भूख प्यास और नींद से रिलेटेड मैक्सिमम ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपकी कंपटीशन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होकर इसको सुनिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं
नॉन रैपिड आई मूवमेंट से पास आ गई, क्योंकि इसकी 4 अवस्थाएं हैं। अब 4 अवस्थाओं के बारे में हम लोगों को बात करनी ही होगी। वैसे तो कहा गया है, कुछ साइकोलॉजिस्ट 5 अवस्थाएं भी मानते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं तो खुद ही पता चलेगा कि इसकी कितनी अवस्थाएं हैं। तो यहाँ पे जो कहा गया है कि जब व्यक्ति पूर्ण रूप से जागृत अवस्था में है, जब हम जाग रहे होते हैं तो काफ़ी सतर्क रहते हैं। उस समय जो हमारे ब्रेन है उसकी रिकॉर्डिंग की जाती है। जब उसकी रिकॉर्डिंग जब भी की जाएगी तो मस्तिष्क की जो तरंगे हैं उनका जो पैटर्न है वो ईईजी, इलेक्ट्रोसेफेलोग्राम जो है उसके पैटर्न में जो बीटा वेव्स हैं वो उत्पन्न होते हैं। कहने का अर्थ है जब हम जाग रहे होते हैं तो जो बीटा वेव्स हैं वो उत्पन्न होते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है लगभग 14 से 30 हर्ट्ज तक की होती है। ठीक है, ऐसी नींद जिस समय हम हल्का जाग रहे होते हैं, जब इलेक्ट्रोसेफेलोग्राम से उसका मेजरमेंट किया जाता है तो उसमें जो बीटा वेव्स हैं उसकी फ्रीक्वेंसी आपकी लगभग 14 से 30 चक्र या हर्ट्ज जो है प्रति सेकंड की दर से होती हैं। और उसकी ऊंचाई, अगर एम्पलीट्यूड की बात करें तो उसकी ऊंचाई काफ़ी कम होती है। जब व्यक्ति सोने के लिए आराम करने की स्थिति में आ जाता है, अब हमको नींद आ रही है, हम सोने जा रहे हैं, तो हम आराम करने की स्थिति में जाएंगे तो जो आपकी बीटा वेव्स हैं, एक दूसरे तरह की तरंग, जो बीटा वेव है वो एक दूसरे तरह की जो तरंग होती है जिसे अल्फा वेव कहा गया है, उसको प्रतिस्थापित होने करने लगती है। बीटा वेव से क्या क्या शुरू हो गया आपका अल्फा, यानी पहली वेव्स आपकी क्या होगी, बीटा होगी, दूसरी वेव क्या होगी, अल्फा होगी। अल्फा वेव जैसे ही प्रतिस्थापित होने लगती है वैसे ही हम आराम की स्थिति में जा रहे हैं, अब धीरे धीरे हम सोने जा रहे हैं। इसकी जो एम्पलीट्यूड है आपकी, इसकी जो ऊंचाई है आपकी बीटा वेव से थोड़ी अधिक हो जाती है, बीटा वेव से थोड़ी अधिक हो जाती है। साथ ही अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 8 से 12 हर्ट्ज के लगभग बराबर होती है। 8 से 12 चक्र प्रति सेकेंड की लगभग बराबर होती है। कहने का अर्थ है कि जो बीटा वेव्स है वो कम आवृत्ति वाली तरंग इसमें बनता है। यहाँ कहने का अर्थ है कि जब भी अल्फा तरंग प्रतिस्थापित होने लगती है तो इस तरंग की ऊंचाई 8 से 12 चक्र प्रति सेकंड की दर से या 8 से 12 हर्ट्ज प्रति सेकंड की दर से लगभग उसकी बराबर होती है। और जो इसका आपका वेव्स है, जो तरंग की ऊंचाई है वो बढ़ने लगती है। ठीक है, बीटा तरंग कम आवृत्ति वाले तरंग इसमें बनते हैं जब व्यक्ति को नींद आने लगती है और जब वह आपकी नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में की फर्स्ट स्टेज में वो एंट्री ले रहा है। नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप की फर्स्ट स्टेज में जब पर्सन जा रहा होता है तो उसकी पहली अवस्था में ही, जब वो नींद में जा रहा है पहली अवस्था, तो वहाँ पे बीटा तरंगे होंगी। साथ ही इसमें अल्फा बीटा तरंगे से प्रतिस्थापित होकर आपकी अल्फा तरंगे होंगी और अल्फा तरंगों की जगह पे थीटा वेव्स बनने लगते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि जब हम सोने जा रहे हैं बीटा वेव्स, आराम की स्थिति में आए अल्फा वेव्स। अब हम आई मूवमेंट, जो आपकी नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप है, उसकी फर्स्ट स्टेज में हम जब जाते हैं तो फर्स्ट स्टेज में जाने पर हमारी जो ब्रेन है उसमें आपकी थीटा वेव्स दिखाई देने लगते हैं या बनने लगते हैं। ये जो वेव्स हैं लगभग 3.5 टू 7.5 हर्ट्ज की होती हैं। ये जो वेव्स हैं आपकी वो 3.5 टू 7.5 हर्ट्ज की होती हैं। थीटा वेव्स की मैं बात कर रही हूँ यहाँ। कई साइकोलॉजिस्ट जो हैं ये जो अवस्था है आपकी, इसको फर्स्ट नींद या जागृत अवस्था के बीच की एक बॉर्डर लाइन मानते हैं। यानी जागृत अवस्था से निद्रावस्था, इन दोनों के बीच की ये जो पहली नींद है आपकी, जिसको थीटा वेव्स कहा गया, कुछ साइकोलॉजिस्ट इसको बॉर्डर लाइन मानते हैं। क्लियर है, लगभग 10 मिनट तक ये पहली अवस्था चलती है। 10 मिनट की ये जो पहली अवस्था आपकी पूरी होती है तो व्यक्ति दूसरी अवस्था में एंट्री कर जाता है या प्रवेश कर जाता है। इस अवस्था में थीटा वेव्स जब कंप्लीट करता है और जब उसकी दूसरी अवस्था शुरू होती है तो इस अवस्था में आपकी निद्रा स्पिंडल यानी स्लीप स्पिंडल बनने लगते हैं। साथ ही के कॉम्प्लेक्स ये भी पाए गए हैं।
यानी आपकी स्लीप स्पिंडल के साथ ही की कॉम्प्लेक्स भी मूल रूप से पाए जाने लगते हैं। किस अवस्था में? जब हम थीटा वेव्स से आगे बढ़ते हैं। थीटा वेव्स जब हमारे ब्रेन में चलने लगी और लगभग 10 मिनट तक हम थीटा निद्रा में रहते हैं। 10 मिनट के बाद आपकी जो स्लीप स्पिंडल है और के कॉम्प्लेक्स दोनों ब्रेन में दिखाई देने लगते हैं। क्लियर है? यहाँ जो आपकी स्लीप स्पिंडल है वो 12 से 14 हर्ट्ज प्रति सेकेंड की दर से तरंगों को शॉर्ट ब्रस्ट होता है। उसमें जो तरंगें होती हैं उसमें शॉर्ट ब्रस्ट होता है। कहने का अर्थ है कि एक लघु प्रस्पोस्ट होता है, प्रफोस्ट होता है। तो यहाँ भी हम जब भी सो रहे हैं तो सोते समय जिस समय कि हम थीटा जो स्लीप है वेव्स हैं उसको 10 मिनट तक होने के बाद, यानी थीटा निद्रा हमारी लगभग 10 मिनट की पूरी होती है, तब हम स्लीप स्पिंडल के साथ की कॉम्प्लेक्स की कंडीशन में जाते हैं, या ब्रेन में हमारे ये स्लीप स्पिंडल जो है या के कॉम्प्लेक्स दोनों दिखाई देने लगते हैं। साथ ही ये जो आपका स्लीप स्पिंडल है वो 12 से 14 हर्ट्ज तक पर सेकेंड की दर से दिखाई देता है, और ये जो इसके वेव्स हैं वो शॉर्ट ब्रस्ट होते हैं जो प्रति मिनट, हर 1 मिनट से 2 से 5 बार होता है। ठीक है? इससे ये पता चलता है कि मस्तिष्क की संवेदनशीलता या संवेदी निवेश, सेंसरी जो इसका इनपुट है, इसके प्रति कम हो गई है। यहाँ कहने का अर्थ है कि जब भी आपका शॉर्ट ब्रस्ट हो रहा है ब्रेन में तो ये प्रति मिनट 2 से 5 बार तक होता है, जो ये शो कर देता है कि जो हमारे ब्रेन में सेंसेशन था या जो सेंसरी इनपुट है उसके प्रति वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। हम संवेदनाओं को कम महसूस कर रहे हैं और व्यक्ति नींद की गहरी अवस्था की ओर बढ़ रहा है। के कॉम्प्लेक्स एक अचानक साथ ही तीव्र का प्रकार का जो वेव फॉर्म है के कॉम्प्लेक्स। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे स्लीप स्पिंडल की, अब बात करें हैं के कॉम्प्लेक्स की। के कॉम्प्लेक्स एक अचानक और तीव्र प्रकार का वेव फॉर्म होता है जो 1 मिनट में लगभग 1 बार होता है। ये जो के कॉम्प्लेक्स आपका 1 मिनट में लगभग 1 बार होता है, ऐसे जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो व्यक्ति को नींद में बने रहने में मदद करते हैं। कहने का अर्थ है कि जब हम गहरी नींद में होते हैं और के कॉम्प्लेक्स का वेव फॉर्म जो है वो तीव्रता के साथ अगर ब्रेन में बना हुआ होता है तो के कॉम्प्लेक्स व्यक्ति को नींद में बने रहने में मदद करता है। यानी हम नींद में उस समय रहते हैं, हम सोए रहते हैं और नींद में बने रहना चाहते हैं। ये कारण किसके हो रहा है? आपकी के कॉम्प्लेक्स की। क्लियर है? हम अब तीसरी अवस्था के दौरान, अब नींद की हम तीसरी अवस्था में जा रहे हैं, उसके दौरान जब हमारा ईईजी पैटर्न होता है, इलेक्ट्रोसेफेलोग्राम जो है वो जब मेजर करता है तो उसमें हमारे डेल्टा वेव्स बनने लगते हैं। डेल्टा वेव्स जिसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है 3.5 हर्ट्ज की होती है पर सेकेंड। डेल्टा वेव्स जो है उसकी फ्रीक्वेंसी 3.5 हर्ट्ज पर सेकेंड होती है। ठीक है? लेकिन जो इसका एम्पलीट्यूड है, जो इसकी ऊंचाई है, वो काफ़ी अधिक होती है। इसके बाद हम निद्रा की चौथी अवस्था में, फोर्थ स्टेप में हम एंट्री करते हैं, जिसमें आपकी डेल्टा वेव्स का जो रेशियो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। इसीलिए कुछ लोग इसको डेल्टा निद्रा भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा इसको। इस अवस्था में जो आपकी डेल्टा वेव्स हैं उसमें लगभग 20 से 25% जो वेव्स होते हैं उसमें 20 से 25% आपकी डेल्टा वेव्स दिखाई देने लगती हैं, जबकि चौथी अवस्था में डेल्टा जो वेव्स हैं वो लगभग 50% से अधिक होता है। चौथी अवस्था में लगभग ये 40 मिनट तक रहने के बाद जो ब्रेन एक्टिविटीज़ हैं फिर उसमें बढ़ने लगती है। यहाँ एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, जो आपकी अवस्था 3 है, तीसरी अवस्था में जो डेल्टा वेव्स हैं वो लगभग 20 से 50% होता है, जबकि चौथी अवस्था में जो डेल्टा वेव्स है वो 50% से अधिक हो जाता है। चौथी अवस्था में लगभग 40 मिनट तक रहने के बाद जो आपकी ब्रेन एक्टिविटीज़ हैं वो फिर बढ़ने लगती हैं और डेल्टा जो वेव्स हैं वो कम होने लगता है, डेल्टा वेव कम होने लगता है। इसके बाद दोबारा जो पर्सन है, दोबारा जो व्यक्ति है, वो पुनः जो अवस्था 3 है 2 है उससे होते हुए
रैपिड आई मूवमेंट स्टेज में पहुंच जाता है। ठीक है, यानी पहली यह जो अवस्था आपकी नॉन रैपिड आई मूवमेंट की थी वहीं चल रही थी, इससे पहले हम लोग उसी की बात कर रहे थे, नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लिप की। तो नॉन रैपिड आई मूवमेंट जो स्लिप चल रही थी उसकी 4 अवस्थाएं थी। इस चारों अवस्थाएं जैसे ही पूरी होती हैं तो इसके बाद जो व्यक्ति है वो पुनः दूसरी और तीसरी जैसे तीसरी अवस्था चौथी अवस्था से तीसरी, तीसरी से दूसरी, दूसरी से पहली अवस्था में आता है। उससे होते हुए रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में पहुंच जाता है और लगभग 10 से 15 मिनट का ये वो नींद लेता है। कौन सी नींद? रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। 10 से 15 मिनट का वो लेता है। जब तीव्र नेत्र जो गति की अवस्था है आपकी, यानी कहने का अर्थ है कि जो रैपिड आई मूवमेंट स्लीप है इसमें लगभग व्यक्ति जो है 10 से 15 मिनट तक रहता है, और जब इसका समय समाप्त होता है, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप का जो समय है वो समाप्त होता है, तो नींद का एक कंप्लीट साइकिल पूरा होता है। एक पूरी साइकिल उसकी पूरी हो जाती है और फिर जो नींद है उसका दूसरा साइकिल स्टार्ट हो जाता है। कहने का अर्थ है कि सबसे पहले रैपिड आई मूवमेंट स्लीप स्टार्ट होती है, इसकी चारों अवस्थाएं पूरी होती हैं। 4 अवस्थाएं पूरी होने के बाद वापस रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में व्यक्ति जाता है। रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में वो 10 से 15 मिनट तक रहता है। रहने के बाद फिर वो नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में चला जाता है। तो जब नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप से रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में वो जा रहा होता है तो उसकी पूरी एक स्टेप जो है, एक साइकिल, रैपिड नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप से रैपिड आई मूवमेंट स्लीप तक वो जाता है, तो स्लीप की, नींद की एक साइकिल कंप्लीट होती है। फिर दोबारा वो नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में चला जाता है, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप से, और यहीं आपका फिर साइकिल कंप्लीट होता है। ठीक है, तो दोबारा यहीं आपका अब साइकिल स्टार्ट होगा, और एक नींद का जो साइकिल है वो लगभग 90 मिनट का होता है, नियर अबाउट 90 मिनट्स, 90 मिनट्स। ठीक है, अगर हम बात करें बेसिक रेस्ट एक्टिविटी साइकिल यानी BRAC, बेसिक रेस्ट एक्टिविटी साइकिल की अगर हम बात करें तो इसका टाइमिंग लगभग आपका 90 मिनट का होता है। यानी कहने का अर्थ है कि जो 90 मिनट का एक चक्र होता है उसमें आपका बेसिक रेस्ट एक्टिविटी साइकिल कंप्लीट होती है। ठीक है, जिसमें शरीर जो है आपका अलर्टनेस में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कहने का अर्थ है कि शरीर की जो सतर्कता होती है वो परिवर्तित होती रहती है। इस पूरी साइकिल का जो कंट्रोलर है वो आपका काउडल ब्रेन स्टीम होता है। यानी कहने का अर्थ है कि जो हमारी निद्रा की ये पूरी साइकिल है उसका नियंत्रण काउडल ब्रेन स्टीम के द्वारा किया जाता है। यानी काउडल मस्तिष्कीय स्तंभ इसके द्वारा नियंत्रित होता है। यानी रैपिड आई मूवमेंट स्लीप टू नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, ये टोटल जो आपकी साइकिल होती है इसका कंट्रोलर काउडल ब्रेन स्टीम से होता है। ये आपकी कंपटीशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। नींद के दौरान जो बेसिक रेस्ट एक्टिविटी आपकी है वो बोले तो तीव्र नेत्र गति जो, यानी कहने का अर्थ है कि रैपिड आई मूवमेंट जो स्लीप है और आपकी स्लो वेव स्लीप है, इनके साइकिल को नियंत्रित करता है। नींद के दौरान जो आपका बेसिक रेस्ट जो एक्टिविटी है वो आपकी जो रैपिड आई मूवमेंट स्लीप है और जो स्लो वेव स्लीप है, इनके साइकिल को नियंत्रित करता है। अधिकतर लोग लगभग 5 चक्र नींद चक्र के आपके अगर 5 जो नींद चक्र हैं उसमें जो है 7.5 से 8 घंटे तक, यानी 7.5 से 8 घंटे सोते हैं। जो आपकी जो 5 जो नींद के चक्र हैं, इसमें मैंने अभी आपसे कुछ देर पहले कहा कि 4 चक्र तो आपका नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप का होता है, एक चक्र आपका रैपिड आई मूवमेंट स्लीप का होता है। कुल मिलाकर के 5 हो जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम कुछ साइकोलॉजिस्ट 4 ही मानते हैं, कुछ 5 मानते हैं। तो यहाँ जो आपका 5 ये नींद चक्र है, जो साइकिल है पूरी नींद की, वो पांचों चक्र जो होते हैं 7.5 से 8 घंटे या 9 घंटे तक माना जाता है। साथ ही स्लो वेव स्लीप की अगर हम बात करें तो इसका टाइमिंग लगभग आपका एक एवरेज निकाल करके बताया गया है कि इसमें आपकी 90 मिनट की टोटल स्लीपिंग होती है, और जो आपकी तीव्र नेत्र गति युक्त जो आपकी निद्रा है उस भी लगभग 90 मिनट का एवरेज आता है। तो इसमें अगर हम बोर्ड की बात करें
साइकोलॉजिस्ट वुड एम वुड 1998 के अनुसार, तो यहाँ उन्होंने कहा है कि जब भी अकॉर्डिंग टू वुड, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू वुड 1998 1998 उनके अनुसार हार्मोन्स जो हमारे होते हैं उसमें स्पेसिफिक जो आपका ग्रोथ हार्मोन्स है उसका सिक्रेशन, आपको पता होगा कि हमारे शरीर में हार्मोन्स का सिक्रेशन होता ही है, जिसमें हम ग्रोथ हार्मोन्स की बात करें हैं, वृद्धि हार्मोन्स की। तो ये जो आपके वृद्धि हार्मोन्स हैं या ग्रोथ हार्मोन्स हैं, इसका सिक्रेशन जो है अति तीव्र नेत्र गति युक्त निद्रा की अवस्था में ही होता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जब हम सो रहे होते हैं, हम जब सो रहे होते हैं तो उस समय जो रैपिड आई मूवमेंट स्लीप की ये स्टेज होती है, उसकी तीसरी या चौथी अवस्था में जो अति तीव्र नेत्र गति युक्त जो अवस्था होती है नेत्र की, नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप के अंतर्गत, नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप की जो स्टेज चल रही होती है, उस स्टेज की तीसरी या चौथी अवस्था में ग्रोथ हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। इसलिए कहा जाता है कि जब बच्चे ज़्यादा सोते हैं वो अच्छे से वृद्धि करते हैं, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन्स का सिक्रेशन उनमें ज़्यादा हो रहा होता है। अकॉर्डिंग टू वुड ने कहा है ऐसा कि जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं वो नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप की तीसरी और चौथी अवस्था में ज़्यादा मात्रा में सिक्रेट करते हैं। क्लियर है आपको ये?